पॉलिटी मतलब बिहार की पॉलिटी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप बिहार पीसीएस एग्जाम या फिर बिहार के अन्य किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अब जो फिलहाल में बिहार एग्जाम का ट्रेंड्स चल रहा है उसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और ऐसे में क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, कहाँ से ढूंढेंगे, ये जिम्मा आप मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होंगे, मतलब शानदार के साथ साथ संभावित, ये दोनों चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीटली वॉच करो। इसमें आपको 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका बिहार पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, साथ में उसका बेस्ट जो एक्सप्लेनेशन होगा, जहां से डेफिनेटली कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन आप पेपर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर खत्म करना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये कह रहा है, बिहार के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें अगर हम पहला पॉइंट पे नजर डालें, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना राज्यपाल की एक पूर्णतः विवेकाधीन शक्ति है, जिसमें वह मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य नहीं है। तो ये पॉइंट एक तरह से पूरी तरह से सही होगा, क्योंकि आर्टिकल 356 आप जानते हैं, जिसमें हम नॉर्मली जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन की बात की जाती है। तो 356 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट राज्यपाल अपने विवेक से राष्ट्रपति को भेजता है। इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। अच्छा, हम जानते हैं कि हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की जाती है। आपातकाल के 3 प्रावधान किए गए, 352, 356 और 360, ठीक है। ये तो आपको पता होगा 360। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा 352 होता है इसे हम लोग राष्ट्रीय आपात कहते हैं, और 356 को राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, और जो 360 है उसे हम लोग वित्तीय आपात कहते हैं, ठीक है। वित्तीय आपात के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय आपात तो एक तरह से आपको पता होगा 2 बार लगा था, और राष्ट्रपति शासन तो कई बार अलग अलग राज्यों में लगता रहता है। और जो एक हमारा वित्तीय आपात है वो अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करते समय राज्यपाल को अनिवार्य रूप से मुख्यमंत्री से लिखित परामर्श लेना होता है। ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 200 आपने सुना है, आर्टिकल 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना राज्यपाल का विवेकाधिकार है। इसके लिए मुख्यमंत्री से लिखित परामर्श की कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता है। कुल मिलाकर ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से गलत होगा। तीसरे पॉइंट पे बात करें कि जब राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो, तब मुख्यमंत्री की नियुक्ति के मामले में राज्यपाल अपने व्यक्तिगत निर्णय यानी विवेक का उपयोग कर सकता है। ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि त्रिअंकुश विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की परिस्थिति बाधित विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही होगा, और सत्य कथन के रूप में 1 और 3 को टिक करेंगे। ऑप्शन सी 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों यानी लोकल बॉडीज के निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे 1/3 यानी 1/3 जो है बिहार विधान परिषद की कुल सदस्यों में से 1/3 सदस्यों का चुनाव स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों आदि के निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी तरह के रेगुलर बेसिस पे आप क्वेश्चन देखना चाहते हो, हमारे चैनल पर इस तरह का भरमार पड़ा है कंटेंट का, आप देख सकते हो। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा, ताकि इस तरह की वीडियो आप मिस ना कर सको। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद कार्यभार संभाला था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रथम से लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं कि राज्यपाल कौन थे, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बने, विधानमंडल के अध्यक्ष कौन बने, मतलब इस तरह के कई तरह के सवाल बनते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्वतंत्रता के बाद बिहार विधानसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, यहाँ पे ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, जिन्होंने 1946 से लेकर के 1962 तक इस पद को सुशोभित किया था।
स्वतंत्रता पूर्व अगर बात करें, स्वतंत्रता से पूर्व राम दयालु सिंह अध्यक्ष थे। ये भी आप याद रखिएगा, राम दयालु सिंह। ऐसे कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, कंफ्यूज करके देता है, ताकि आप डेफिनेटली अगर सिर्फ नाम याद करके रखोगे तो कई लोग यहाँ पर कंफ्यूजन होकर के गलती करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है, प्रश्न में पूछा गया स्वतंत्रता के बाद विंदेश्वरी प्रसाद सिंह, विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा थे, और राम दयालु सिंह जो थे वो स्वतंत्रता से पहले थे। राइट, तो यहाँ पे हमारा सी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल आता है कि बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 29 जून 1968 को लागू किया गया था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रपति शासन जो कि 356 आर्टिकल के तहत लगता है, और पहली बार बिहार में 29 जून 1968 को लागू किया गया था। उस वक्त जो बिहार के मुख्यमंत्री थे वो याद रखना है, भोला पासवान शास्त्री। ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता दूं। चलिए अगला सवाल आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनेगा कि बिहार के महाधिवक्ता और राज्य की विधायी प्रक्रियाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ध्यान से देखेंगे, तीनों पॉइंट को पढ़ेंगे और समझेंगे। पहला है कि बिहार के महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन पद धारण करता है, और उसे वे सभी विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो एक विधानसभा सदस्य को मिलते हैं। सबसे पहले तो महाधिवक्ता जो राज्य में होते हैं वो 165 आर्टिकल के तहत चुने जाते हैं, और जैसे कि केंद्र में महान्यायवादी होते हैं अनुच्छेद 76 के तहत, उसी तरह से राज्य में 165 के तहत महाधिवक्ता होते हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यटन पर कार्य मतलब करता है, और उसे सदन के सदस्यों की भांति ही मतलब विधायी विशेषाधिकार मिलते हैं। तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकेंड आता है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा और विधान परिषद यदि उपलब्ध हो, मतलब किस राज्य में है, किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो ये थोड़ा सा देखने वाली चीज है। मतलब महाधिवक्ता को राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों की कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होता है। ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि आर्टिकल 177, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 177 जो है, इसके तहत महाधिवक्ता को सदनों की कार्यवाही में बोलने और भाग लेने का अधिकार तो होता है, लेकिन उसे सदन में मतदान यानी वोट करने का अधिकार नहीं होता है। वोट का अधिकार उसे नहीं दिया गया, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ये पॉइंट गलत है, ठीक है। मतलब भाग लेने का तो अधिकार होता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि महाधिवक्ता बनने के लिए वही अर्हताएं होनी चाहिए, मतलब वही योग्यताएं होनी चाहिए जो पटना उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आवश्यक है। ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से करेक्ट है। राज्य के सर्वोच्च कानून अधिकारी महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो ये पॉइंट हमारा करेक्ट होगा। अब प्रश्न में पूछा गया असत्य क्या है, तो असत्य तो सिर्फ 2 था, इसलिए केवल 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे और प्रशासनिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे पहला पॉइंट पे नजर डालते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन का प्रावधान है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है, ये हम सभी जानते हैं। सबसे निचला जो स्तर है वो ग्राम पंचायत है, और मध्यवर्ती स्तर पर आता है जो कि पंचायत समिति, और शीर्ष स्थान पर जिला परिषद है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का प्रावधान है। तो ये पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर आता है सेकंड पॉइंट कि ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी और विकास योजनाओं की संस्तुति के लिए ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार आयोजित होना अनिवार्य है। ये पॉइंट भी हमारा करेक्ट है। देखिए मतलब कि अधिनियम के अनुसार देखा जाए तो ग्राम सभा की बैठक के बीच 3 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और वर्ष में कम से कम मतलब 2 बैठकें अनिवार्य तो होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट भी एक तरह से बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा आता है कि बिहार में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में अनिवार्य रूप से केवल निर्वाचित जिला परिषद अध्यक्ष ही कार्य करता है। ये गलत होगा, क्योंकि जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ जिला अधिकारी डीएम या फिर कह सकते हैं उप विकास जो आयुक्त होते हैं बीडीसी स्तर का प्रशासनिक अधिकारी होता है, ना कि निर्वाचित अध्यक्ष। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। अब हमें सत्य बताना है तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है ही, इसलिए ऑप्शन ए को टिक करेंगे। देखिए गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और आज की इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम रखते हैं 399 लाइक्स का।
ठीक है, 399 लाइक्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली कर दोगे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात बिहार से उड़ीसा को वर्ष पूर्णतः मतलब किस वर्ष पूर्णतः पृथक कर एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। मतलब बिहार से उड़ीसा को किस वर्ष पूर्णतः अलग करके, तो यहाँ पे 1936 में पूरी तरह से उड़ीसा अलग हुआ था। मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत 1 अप्रैल, ये याद रखेंगे, 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा 2 अलग अलग प्रांतों के रूप में विभाजित हुआ था। चलिए अगला है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों यानी शेड्यूल ट्राइब है, एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कितनी है। ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे कि कई लोग जो होंगे वो 38 यहाँ पर क्लिक करके सोचेंगे सही हो गया। जी ना बबुआ, ये पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? यहाँ पे एसटी के बारे में पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा जो है, ठीक है, विधानसभा में टोटल कितना सीटें हैं? तो 243 सीटें, और इस 243 सीटों में एससी के लिए जो कि 38 सीटें रखा गया और एसटी के लिए टोटल यहाँ पर 2 सीटों का प्रावधान है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। और ये 2 सीटों में अगर दोनों की बात करें वो कौन कौन आते हैं, तो एक तो आपका कटोरिया और दूसरा जो आते हैं वो मनिहारी को रखा गया। ये पॉइंट याद रखेगा, हो सकता है पेपर में पूछ लिया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। नेक्स्ट सवाल क्या है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, जिसने बिहार के न्यायिक प्रशासन को एक स्वतंत्र पहचान दी। तो पटना हाईकोर्ट की स्थापना की जाती है 1916 के अंतर्गत, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगर आपसे डेट भी पूछा जाए तो वो डेट याद रखना है कि पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है वो 3 फरवरी 1916 को किया गया था। ठीक है, 3 फरवरी 1916 को किया गया था। अच्छा, ऐसे भी पूछा सकता है इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्बियर, जो कि चैमियार माना जाता है। चैमियार को बस आप सी से याद रख लेना, ये जो कि चैमियार थे, इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि बिहार विधानसभा और इसके गठन के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पर कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बिहार और उड़ीसा को पूर्ण प्रांतीय स्वायत्ता दी गई और एक सदस्यीय यानी एक द्विसदनीय विधायिका का गठन किया गया था। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये पॉइंट हमारा गलत होगा, क्योंकि देखिए प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम के तहत आया था, जबकि पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता और बिहार में द्विसदनीय विधायिका का गठन 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था। तो यहाँ पर 1919 वाला जिक्र तो कहना, जिसके तहत कह सकते हैं पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता, ये पॉइंट पूरी तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट आता है कि 1937 में हुए पहले प्रांतीय चुनाव के बाद बिहार में डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में पहली बार अंतरिम सरकार का गठन हुआ। ये ध्यान रखेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारा गलत होगा। अब क्यों गलत होगा वो ध्यान से समझ लो। देखिए 1937 के चुनावों के बाद प्रथम अंतरिम सरकार का गठन मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हुआ था, ना कि श्री कृष्ण के नेतृत्व में। तो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में हुआ, बाद में श्री कृष्ण सिंह ने, जो कि मुख्यमंत्री यानी तब प्रधानमंत्री का पद संभाला था। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। वैसे ये पॉइंट अभी फिलहाल यहाँ पर गलत था, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मोहम्मद यूनुस होना चाहिए था। अगला पॉइंट आता है कि वर्ष 1952 में गठित प्रथम बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में निर्धारित सीटों से काफी अधिक थी। ये हम थोड़ा सा कह सकते हैं, जो कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि 1952 के पहले आम चुनाव के बाद बिहार विधानसभा में 331 जो कि सदस्य थे, 331 सदस्य थे, जो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ 243 रह गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तब झारखंड भी इसका हिस्सा था, तो इस वजह से ज्यादा थे। अब लेकिन 243 ही सीटें यहाँ पर रह चुका है। तो सत्य के रूप में केवल 3 है, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मुख्यमंत्री का त्यागपत्र स्वतः संपूर्ण मुख्यमंत्रियों का विघटन माना जाता है। तो ये पॉइंट देखिए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है और उसकी सलाह पर ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
और उसका त्याग पत्र अगर वो देता है तो मतलब माना जाता है कि पूरी मंत्रिपरिषद का अंत हो गया। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। बिहार जैसे द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य में मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से केवल विधानसभा के प्रति ही सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो ये तो हम जानते हैं, जो भी लोकसभा के सदस्य होते हैं या फिर जो भी विधानसभा के सदस्य होते हैं पूरी तरह से उत्तरदायी होते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद के जो भी सदस्य होते हैं वो टोटल विधानसभा या फिर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार बिहार मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरी तरह से बिल्कुल सही है, क्योंकि 91 संविधान संशोधन में यही बात कहा गया है कि जो भी मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होगी वो टोटल 15% से ज्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला सवाल आता है कि बिहार में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन महामाया प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1967 के अंतर्गत बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन मार्च 1967 में किया गया था। ये ध्यान रखिएगा, जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा थे और इस सरकार को संयुक्त विधायक दल यानी संविदा कहा गया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता से पूर्व वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, जिन्हें अब मुख्यमंत्री कहा जाता है, के रूप में किन्होंने शपथ ली थी? तो हमने क्या बताया था ऊपर में आपको, किसके नेतृत्व में सरकार बनी थी जो बाद में जाकर श्री कृष्ण बने थे? तो स्टार्टिंग तो नेतृत्व था उनका मोहम्मद यूनुस का। यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ये सवाल बहुत अच्छा है, एग्जाम वीवीआई रहेगा, याद रखेंगे। अगला सवाल है कि बिहार से झारखंड राज्य के गठन यानी 15 नवंबर 2000 के समय बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर कौन आसीन था? तो वहां पे हम कह सकते हैं जो कि राबड़ी देवी। ठीक है, राबड़ी देवी ऑप्शन बी होगा। 15 नवंबर 2000 को जब बिहार का विभाजन हुआ उस समय 28वें राज्य के रूप में झारखंड अस्तित्व में आया था और उस समय बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, ऑप्शन बी। फिर आता है नेक्स्ट सवाल कि बिहार विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल की संरचना और उसकी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार विधान परिषद एक स्थायी सदन है जिसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो यहाँ पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 172 के 2 में ये बात कहा गया है कि विधान परिषद जो होता है वो कभी भंग नहीं होता। ये भी एक तरह से राज्यसभा की तरह ही, मतलब राज्यों में राज्यसभा की तरह एक स्थायी सदन होता है। ठीक है, इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर होते हैं। ये पॉइंट याद रखेगा, 1/3 सदस्य 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ये 2-3 चीजें जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार यहाँ पर 1/3 की जगह पर 2/3 लिख करके सारी चीजों को जो कहते हैं लिख देगा और आप ध्यान से अगर पॉइंट को नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेटली गलती करके आएंगे। तो ये 1/3 याद रखना, 1/3 और यहाँ पे 2 वर्ष और ये 6 वर्ष। ठीक है, तो पहला पॉइंट करेक्ट है। फिर सेकंड पॉइंट आता है कि किसी साधारण विधेयक को रोकने के मामले में बिहार विधान परिषद के पास लोकसभा और राज्यसभा की तरह समान शक्तियां हैं और गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये पॉइंट गलत होगा क्योंकि राज्यों में विधान मंडलों की संयुक्त बैठक का कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिकतम 4 महीने, पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना तक ही रोक सकती है। इसके बाद वह स्वतः ही पारित माना जा सकता है। राइट, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। तीसरा है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा से जुड़े कुल सदस्यों के 1/6 भाग को विधान परिषद में मनोनीत किया जा सकता है। तो आर्टिकल आता है, आपको पता होगा, आर्टिकल 171 का 3 जो है, इसके तहत राज्यपाल कुल सदस्यों का 1/6, ये ध्यान रखिएगा, यानी 1/6 भाग विशिष्ट क्षेत्रों जिसमें सहकारी आंदोलन भी शामिल है के विशेषज्ञों में से मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही था। असत्य ग्रुप में केवल 2 है, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है कि बिहार में लोकायुक्त संस्थान और राज्य प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम वर्ष
1973 में पारित किया गया था और बिहार इस प्रकार की संस्था स्थापित करने वाला भारत के शुरुआती राज्यों में से एक था। तो यहाँ पे अगर हम पहले पॉइंट की बात करें तो ये देखिए, बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 में लागू हुआ, जो भ्रष्टाचार विरोधी प्रशासनिक सुधारों में से एक बड़ा कदम था और ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से बिल्कुल सही है। सेकेंड आता है कि वर्ष 2011 में एक नया संशोधन अधिनियम पारित कर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी स्तरों के मंत्रियों को भी लोकायुक्त के जांच दायरे के अंतर्गत लाया गया। तो ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से बिल्कुल करेक्ट है। ये अधिनियम आपको याद रखना है, हो सकता है ऐसे प्रश्न पूछा जा सके कि किस नए संशोधन अधिनियम मतलब पारित करके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और सभी स्तरों के मंत्रियों को भी इसके दायरे में, जांच के दायरे में लाया गया था। तो ये 2011 का संशोधन अधिनियम था, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष अनिवार्य सदस्य होते हैं। ये पॉइंट भी हमारा पूरी तरह से करेक्ट होगा। चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित न्यायाधीश और विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तीनों के तीनों पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर में पूछा जा सकता है। चलिए अगला सवाल आता है कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल संविधान के किस प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी होगा 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले पूरा हो। आर्टिकल 316 आप जानते होंगे, संविधान का अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 और 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा होता है। जबकि अगर वहीं पर संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की बात करें तो वहां पर ये 65 वर्ष हो जाता है, राइट। लेकिन 6 वर्ष है और 65 वर्ष हो जाता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं करना। चलिए अगला सवाल आता है, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की स्थापना मूल रूप से 1 अप्रैल 1949 को की गई थी। इसका प्रारंभिक मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिसे बाद में पटना स्थानांतरित किया गया था। तो याद रखना है कि इसका प्रारंभिक जो मुख्यालय था वो रांची में था। 1 अप्रैल 1949 की जब स्थापना हुई उस समय बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी का मुख्यालय रांची, जो कि झारखंड में था, अब पटना स्थानांतरित, मतलब उस वक्त पटना फिर स्थानांतरित कर दिया गया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार बिहार राज्य को कुल कितने प्रमंडलों और जिलों में विभाजित किया गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, आप आराम से इसको गेस कर सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं 9 प्रमंडल है और 38 जिले हैं, तो ये सभी को पता होगा। ठीक है, 38वां जिला कौन सा था, सबसे नवीनतम जिला अरवल, जो कि जहानाबाद से अलग होकर के बनाया गया था, 38वां जिला, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बिहार में स्थानीय स्वशासन तथा नगर निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के आलोक में बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 लागू किया गया, जिसके तहत नगरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियों में बांटा गया था। तो इस पहले पॉइंट पर अगर हम नजर डालें तो किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसको जब यहाँ पे कह रहा है कि 3 श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत में वर्गीकरण है। ठीक है, तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि बिहार के सभी नगर निगमों में महिलाओं के लिए कुल सीटों का 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया, जो देश में सर्वाधिक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि बिहार देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज और नगर निकाय दोनों में महिलाओं को 33% नहीं बल्कि पूरे 50%, आधा, जो कि आरक्षण प्रदान किया है। तो ये पॉइंट एक तरह से गलत होगा, क्योंकि 33% नहीं, यहाँ पर 50% होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि पटना नगर निगम की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात 1952 में एक विशेष अधिनियम के माध्यम से की गई थी। तो यहाँ पर यह पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पटना नगर निगम की स्थापना पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के तहत, ध्यान रखिएगा, अधिनियम था 1951 के तहत 15 अगस्त 1952 में किया गया था। तो ये पॉइंट हमारा पूरी तरह से सही है। अब प्रश्न पूछा गया है कि सत्य क्या है, 1 और 3 यहाँ पर सत्य देख सकते हैं, ऑप्शन सी को टिक करेंगे, राइट। अगला सवाल नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन और शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धाराओं के तहत बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन वर्ष 2000 में किया गया था। तो यहाँ पर पहला पॉइंट
में कोई दिक्कत नहीं है। ये 1993 जो है 1993 की धाराओं के तहत औपचारिक इसका गठन जो है वो 2000 में किया गया, तो ये पॉइंट करेक्ट है। सेकंड आता है कि आयोग के अध्यक्ष पद पर केवल पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ही नियुक्त किए जा सकते हैं, किसी अन्य को नहीं। तो ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के बाद अब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च न्यायालय का कोई भी सेवानिवृत्त जो जज होंगे वो भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉइंट कह सकते हैं गलत है। फिर आता है तीसरा पॉइंट कि राज्य मानवाधिकार आयोग के पास केवल उन्हीं मामलों की जांच करने की शक्ति होती है जो संविधान की राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ये पॉइंट पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि राज्य आयोग केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर ही मानवाधिकार उल्लंघनों की ही जांच कर सकता है, बशर्ते राष्ट्रीय आयोग पहले से उस मामले की जांच न कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। असत्य के रूप में केवल 2 को देखेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के बाद जो गठित 17वीं विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर के रूप में सर्वप्रथम किसे चुना गया था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं विजय कुमार सिन्हा जो है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें अवध बिहारी चौधरी और वर्तमान में नंद किशोर यादव अध्यक्ष है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो राष्ट्रपति शासन अगर हम देखें तो अब तक 8 बार लागू किया जा चुका है, और अंतिम बार मैंने आपको पहली बार वाला तो बताया था। पहला वाला हमने बात किया था कि जो आपका जून था, देखो मैंने बताया था कि पहला वाला जून 1968 में पहली बार लागू किया गया था बिहार में राष्ट्रपति शासन। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि अब तक टोटल 8 बार लग चुका है और अंतिम बार कब लगा था, तो ये अंतिम वाला भी याद रखना। अंतिम वाला आप कह सकते हो जो कि 2005 में, ठीक है 2005 में, यानी करीब 7 मार्च से लेकर के नवंबर तक था। ये भी मैं लिख देता हूँ, 7 मार्च से लेकर के 24 नवंबर तक था। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पूछेगा कि कब से कब तक डेट लगा, ले बस ये इसलिए आप थोड़ा सा याद रख लेना। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट करें कि पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। प्रथम भारतीय पूछा रहा है, ये ध्यान में रखना है, प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे। देखिए, स्वतंत्रता के बाद पटना उच्च न्यायालय के पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश जो बनते हैं उनका नाम है पंडित लक्ष्मीकांत झा। तो यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे। वैसे हम जानते हैं चंबियार जो थे वो पहले थे, ये आपको याद रखना है। अच्छा, स्वतंत्रता के समय अगर पूछ लिया जाए कि स्वतंत्रता के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर सैयद फजल अली जो थे वो स्वतंत्रता के समय थे, स्वतंत्रता के समय, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की विधायी और प्रशासनिक विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार संसद के दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व कर रखता है, जिसमें लोकसभा के लिए यहाँ पर 40 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए 16 सीटें जो कि निर्वाचित होकर के जाते हैं। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता है कि बिहार राज्य विधानसभा में बजट सत्र के दौरान यदि वित्तीय अनुदान की मांगों पर मतदान के सरकार पराजित हो जाती है तो मुख्यमंत्री को अनिवार्य रूप से इस्तीफा देना पड़ता है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि बजट या फिर वित्तीय अनुदान मांगों पर सरकार की हार का अर्थ सदन में बहुमत खोना होता है, जिससे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट करेक्ट है। तीसरा आता है कि बिहार विधान परिषद में धन विधेयक को अधिकतम 30 दिनों तक रोक कर रखने की शक्ति है, जिसके बाद वह स्वतः पारित माना जाता है। तो यहाँ पर ये पॉइंट पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि अनुच्छेद आर्टिकल हम 198 जानते हैं, इसके तहत विधान परिषद जो है वो धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकता है, 14 डेज तक ही रोक सकता है, 30 दिनों तक नहीं। तो ये पॉइंट 30 डेज वाला गलत है, 14 डेज बिल्कुल सही होगा। तो ये तीसरा पॉइंट गलत होता है। सत्य के रूप में 1 और 2 को टिक करेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर सही निकल करके आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत स्थापित ग्राम कचहरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा देखने को मिलेगा कि ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है और इसके सदस्यों का चुनाव ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं द्वारा सीधे मतदान से किया जाता है। इस पॉइंट में किसी तरह का दिक्कत नहीं है। ग्राम कचहरी का जो प्रमुख होते हैं सरपंच होते हैं और इसके पंचों का चुनाव सीधे जनता द्वारा गुप्त मतदान के द्वारा किया जाता है।
तो इसमें दिक्कत नहीं। सेकंड पॉइंट है कि ग्राम कचहरी को केवल दीवानी यानी सिविल मामलों की सुनवाई का अधिकार है। यह किसी भी प्रकार के फौजदारी यानी क्रिमिनल या फिर आपराधिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता। ये पॉइंट गलत होगा, क्योंकि ग्राम कचहरी को दीवानी और छोटे स्तर के फौजदारी यानी कि क्रिमिनल और दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये एक तरह से ये पॉइंट थोड़ा गलत कह रहा था। तीसरा पॉइंट आता है कि ग्राम कचहरी अधिकतम, ठीक है, अधिकतम 10,000 रुपए तक के मूल्य के दीवानी दावों और साधारण मारपीट के मामलों में अधिकतम 6 महीने की जेल की सजा सुना सकती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल हमारा एक तरह से देखिए थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है। अब क्यों मिस्टेक मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा गलत है। देखो, ग्राम कचहरी साधारण मामलों की सुनवाई तो कर सकती है और अधिकतम 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है, परंतु इसे किसी भी व्यक्ति को जेल या फिर कारावास की सजा देने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे जो अधिकतम 6 महीने की जो जेल की बात कर रहा है, ये पॉइंट गलत हो जाता है, मतलब इसे सजा देने का अधिकार नहीं है। तो फर्स्ट और सेकंड तो करेक्ट होगा। असत्य के रूप में पूछा गया, मतलब असत्य तो यहाँ पर 2 और 3 है, 2 और 3 को टिक करेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपने वीडियो को अच्छे से देखा, समझ रहे होंगे। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के मुखिया के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए नवीनतम कितनी अवधि का कार्यकाल पूरा होना अनिवार्य है? तो यहाँ पे कह सकते हैं पद ग्रहण की तिथि से 2 वर्ष। ठीक है, यानी अधिनियम के अनुसार मुखिया या फिर उप मुखिया के कार्यकाल के प्रथम 2 वर्ष के भीतर उनके विरुद्ध कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल आता है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा तथ्य सही है जो स्थानीय निकायों के चुनाव कराता है? तो स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है, तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे जो है ये पॉइंट थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मतलब सही है ना, मिस्टेक नहीं है। देखिए, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन सा तथ्य सही है जो स्थानीय निकायों का चुनाव कराता है? यानी बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बात करना। तो देखिए, इसकी स्थापना जो है वो 1994 में हुई थी और यह राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वो एक तरह से 73वें और 74वें जो संशोधन के बाद 1994 में किया गया था और राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये प्रश्न बहुत बार डायरेक्ट पूछा जाता है, तो एक तरह से वीवीआई प्रश्न है, ये याद रखना। और इसे हटाने की प्रक्रिया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, यह केवल स्थानीय निकायों का चुनाव कराते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बनता है? नेक्स्ट है कि बिहार प्रशासनिक सेवा यानी बीएएस के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए स्थापित बिहार लोक सेवा प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाईपाड कहाँ स्थित है? बाईपाड जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर आपने डेफिनेटली देखिए बी को टिक किया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूँ। बिहार लोक जो प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान बाईपाड का मुख्य जो प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र है वो तो गया में है। ठीक है, गया में है। इसका एक अन्य जो महत्वपूर्ण परिसर है, जैसे कि पटना में वाल्मीकि परिसर, फुलवारी शरीफ में भी संचालित होता है। तो एक तरह से देखिए दोनों ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो सकता था। मतलब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें उपरोक्त में से एक, मतलब एक से अधिक वाला ऑप्शन देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर मतलब दोनों ऑप्शन दिए गए हैं इस तरह से, थोड़ा सा एक्चुअली करेक्ट आंसर तो देखने में बी हमारा बिल्कुल सही होगा, लेकिन दोनों दिया गया तो हम फिलहाल दोनों को टिक कर सकते हैं। बी और सी फिलहाल दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये पूछा जा रहा है कि बिहार विधानसभा की समितियों और विधायी नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का कोई वरिष्ठ सदस्य ही होता है। तो ये पॉइंट तो करेक्ट है ही, क्योंकि संसदीय परंपरा के अनुसार लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है ताकि वित्तीय निष्पक्षता बनी रहे। ठीक है, मतलब सत्ताधारी दल का कोई वरिष्ठ
ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिहार विधानसभा की समितियों और विधायी नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला पॉइंट है कि बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का कोई वरिष्ठ सदस्य ही होता है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो विपक्ष के नेता होते हैं। मतलब विपक्ष, जो संसदीय परंपरा के अनुसार माना जाता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है ताकि वित्तीय निष्पक्षता बनी रहे। तो यहाँ पे जो सत्ताधारी कह रहा है ये पॉइंट गलत होगा, यहाँ पर विपक्ष होना चाहिए था। ठीक है, विपक्ष के किसी सदस्य को बनाया जाता है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। सेकेंड कह रहा है कि प्राक्कलन समिति के सभी सदस्यों का चुनाव केवल विधानसभा के सदस्यों से ही किया जाता है, इसमें विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ये पॉइंट पूरी तरह से सही है, क्योंकि प्राक्कलन समिति पूरी तरह से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और इसमें केवल सदस्य जो होते हैं वो विधानसभा से ही चुने जाते हैं। आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा कि इसके टोटल सदस्य जो है 30 सदस्य होते हैं और जिसमें टोटल 37 सदस्य लोकसभा से ही होते हैं। तो इसी तरह से राज्यों में भी आपका ये तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य विधानसभा की समितियां राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी विभागों के वित्तीय खर्चों का कैग की रिपोर्ट के आधार पर जांच करती है। ये पॉइंट करेक्ट है, क्योंकि लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की विस्तृत जांच करती है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड और थर्ड बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न में पूछा गया था सत्य बताना, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।